आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, कभी साइकिल पर रॉकेट के हिस्से और बैलगाड़ी पर सैटेलाइट ले जाने से लेकर बाहुबली के कंधे पर चंद्रयान 2 मिशन के प्रक्षेपित होने का सफर, कभी अमेरिका के द्वारा जीपीएस की मदद न मिलने से लेकर अपने खुद के देसी जीपीएस बनाने तक का सफर, कभी केरल के तट पर एक छोटा सा साउंडिंग रॉकेट भेजने से लेकर आज अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने की तैयारियों तक का सफर, कभी दूसरे देशों से मदद लेने से लेकर आज रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट्स को एक ही साथ प्रक्षेपण करने तक का सफर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइकिल और बैलगाड़ी पर रॉकेट ढोने से लेकर चंद्रयान 3 तक का सफर करने तक की पूरी कहानी पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन हालातों से लड़कर आज भारत देश चांद पर पहुंचा है। इस पूरी कहानी को जानकर आप अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व महसूस करेंगे। आज पूरी दुनिया जिस इसरो की बात कर रही है उसकी कहानी बेहद संघर्ष भरी है। साल 1947 को जब देश आजाद हुआ था तब हमारे पास कुछ नहीं था, तब हमने अंतरिक्ष पर जाने की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन हमारे हौसले इतने बुलंद थे कि हमारे वैज्ञानिकों ने असंभव को संभव कर दिखाया। हम सबको पता है कि जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद हालात बहुत खराब थे। पूरा हिंदुस्तान बंटवारे की आग में सुलग रहा था, सब कुछ सुन्न था। उस समय सबसे पहली प्राथमिकता थी कि देश की जनता भूखी ना रहे। कड़े संघर्ष के बाद भारत ने आर्थिक स्थिरता प्राप्त की और साल 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की। बाद में 5 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसका नाम बदलकर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो कर दिया। इसरो की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ था डॉक्टर विक्रम साराभाई का, और इन्हीं की बदौलत देश आज अंतरिक्ष में परचम लहरा रहा है। आज भले ही भारत चांद पर पहुंच गया है, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं रहा। यहां तक पहुंचने के लिए हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। भारत ने आज से कई साल पहले चांद पर पहुंचने का ख्वाब देखा था। एक वक्त था जब स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला सामान बैलगाड़ी की मदद से पहुंचाया जाता था, और आज चांद पर कदम रखकर हमने दुनिया को बता दिया कि भारत किसी भी मामले में कम नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंतरिक्ष में उड़ान भरने की दौड़ में भारत बहुत देर से शामिल हुआ था, और ये दौड़ भारत ने बेहद सीमित संसाधनों के साथ शुरू की थी, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ शुरू की थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही रूस और अमेरिका स्पेस का बादशाह बनने के लिए बेताब हो गए थे। दोनों देश एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। सबसे पहले 1957 में रूस ने अंतरिक्ष में कदम रखा, उसके बाद अमेरिका भी रूस के पीछे पीछे चांद पर पहुंच गया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं अगर बात करें भारत की, तो स्पेस की दुनिया में हिंदुस्तान का सफर केरल के तट थुम्बा से शुरू हुआ था। भारत ने 21 नवंबर 1963 को अपने पहले साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया था। उस वक्त दुनिया के किसी देश ने कल्पना भी नहीं की थी कि भारत एक दिन अंतरिक्ष में ऐसी उड़ान भरेगा जो सबके लिए मिसाल बन जाएगी। केरल का थुम्बा मछुआरों का गांव था। यहाँ एक चर्च के आगे खाली जगह से रॉकेट लॉन्च किया गया था, और चर्च के बिशप के घर को प्रयोगशाला बनाया गया था। इतना ही नहीं, उस समय भारत ने स्पेस में विमान भेजने के लिए नासा से रॉकेट लिया था। उस समय देश में ट्रांसपोर्टेशन के पर्याप्त रिसोर्सेज साधन नहीं थे, जिसकी वजह से रॉकेट के हिस्सों को साइकिल की मदद से लॉन्चिंग की जगह पर पहुंचाया गया था। केरल के थुम्बा से पहला रॉकेट लॉन्च होने के 6 साल बाद 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1971 में श्रीहरिकोटा में स्पेस सेंटर बनाया गया था, जिसे आज सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर के नाम से जाना जाता है, और अब यहीं से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है।
19 अप्रैल 1975 को इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया था। इसके बाद 1977 में सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जो टीवी को गांव-गांव तक लेकर गया। 18 जुलाई 1980 को भारत पहला स्वदेशी सैटेलाइट SLV-3 लॉन्च किया और साल 1981 में इसरो को कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए एक टेस्ट करना था। उस दौरान पेलोड ले जाने के लिए बैलगाड़ी की मदद लेनी पड़ी थी और आखिरकार 3 साल बाद वो मौका आया जब पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री के तौर पर राकेश शर्मा ने 8 दिन स्पेस में बिताए। दोस्तों, जब कारगिल में युद्ध के दौरान दुश्मन की लोकेशन पता लगाने के लिए अमेरिका से GPS की जरूरत पड़ी तो अमेरिका ने मदद से साफ इनकार कर दिया था। तब हिंदुस्तान ने ठाना था कि अब हम अपना GPS बनाकर ही रहेंगे और आज भारत समेत दुनिया के चुनिंदा देशों के पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है। इतना ही नहीं, साल 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 का मिशन शुरू किया और 25 सितंबर 2009 को भारत ने दुनिया को बता दिया कि उसमें चंद्रमा की सतह पर मौजूद पानी का पता लगाया है। उस वक्त विश्व ने हिंदुस्तान को सलाम किया था। उसके बाद साल 2013 में इसरो ने मिशन मार्स लॉन्च किया और 24 सितंबर 2014 को भारत इस तरह के अभियान में पहली बार में ही सफल होने वाला इकलौता देश बन गया। इस मिशन के साथ भारत ने दुनिया को यह बता दिया कि किस तरह बेहद कम लागत में बड़े से बड़े मिशन को कामयाब करने में वो सक्षम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल तक जाने पर भारत को प्रति किलोमीटर 7 रुपए का खर्च आया था। आमतौर पर ऑटो का किराया इससे ज्यादा होता है। मंगलयान की लागत सिर्फ 400 करोड़ थी। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि चंद्रयान 3 की लागत मिशन इम्पॉसिबल 7 की लागत का सिर्फ 1/4 यानी 25% है। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि इसरो का ऑफिस पहले बेंगलुरु में नहीं था। इसरो का ऑफिस बेंगलुरु लाने के पीछे भी एक बड़ी कहानी छिपी है। वरिष्ठ वैज्ञानिक सतीश धवन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु ले जाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे उन्होंने तुरंत ही स्वीकार कर लिया था। विज्ञान के क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान को देखते हुए श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र का नामकरण भी सतीश धवन के नाम पर किया गया। श्री सतीश धवन का कहना था कि बेंगलुरु में स्पेस रिसर्च एकेडमी के लिए जरूरी सभी इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पर वर्ष 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1942 में IISc को बेंगलुरु में स्टेब्लिश किया गया था। सतीश धवन इसी IIMC के निदेशक थे। इस तरह इसरो के इस शहर में आने से सभी जरूरी चीजें एक ही जगह पर मिल गई थी, जिसके बाद देश ने अंतरिक्ष विज्ञान में सफलता की नई कहानियां लिखनी शुरू कर दी। इसरो से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जो बहुत कम लोग जानते होंगे। इसरो की गिनती दुनिया की 6 सबसे बड़े स्पेस रिसर्च एकेडमीज में की जाती है। इसरो ने 2017 में अपने रॉकेट PSLV-C37 से एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जिसे 2021 में स्पेस एक्स ने तोड़ा था। पूरे विश्व में कम्युनिकेशन सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को कंट्रोल करने वाली संस्थाओं में इसरो का नाम टॉप 5 एजेंसीज में शामिल है। सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो ने देश में 3 जगह बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा और तिरुवनंतपुरम में लॉन्चिंग सेंटर स्थापित किए हैं। अंत में एक बार फिर से इसरो के आज तक के सफर पर नजर मार लेते हैं। साल 1962 में इसरो की स्थापना हुई। एक साल बाद यानी 1963 में देश ने औपचारिक रूप से अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की। कड़ी मेहनत के बाद 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट रूस के लॉन्च सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च करके स्पेस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उस वक्त इसे बनाने से लेकर लॉन्च करने तक का 3 करोड़ रुपए का खर्च आया था। 1980 तक आते आते इसरो अंतरिक्ष की दुनिया का हिस्सा बन चुका था। 18 जुलाई 1980 को इसरो ने SLV-3 का सफल परीक्षण करके अपने आप को और मजबूत बनाया। इसके बाद भारत ने रोहिणी सैटेलाइट RS-1 को SLV-3 की मदद से पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित किया था। 1983 में INSAT-1B को दूर संचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम पूर्वानुमान के लिए लॉन्च किया गया था। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का 1994 में सफल परीक्षण किया गया था और साल 2000 आते आते भारत अंतरिक्ष की दुनिया में एक बड़ा देश बन चुका था। उसके बाद 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने अपना पहला ऐतिहासिक मून मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। उसके बाद साल 2014 में भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रच दिया और 450 करोड़ रुपए की लागत से बने मिशन मंगलयान को लॉन्च कर दिया।
ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना था। उसके बाद 22 जुलाई 2019 को भारत ने अपना दूसरा मून मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च कर दिया था, जो काफी हद तक सफल रहा था। इसके बाद भारत ने अंतरिक्ष की उभरती हुई एक महाशक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए 14 जुलाई 2023 को तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया, जो सफलतापूर्वक 23 अगस्त 2023 को चांद की धरती पर उतर चुका है। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों को संबोधित किया और घोषणा की कि चांद के जिस हिस्से पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। 23 अगस्त को जब भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट में हिस्सा ले रहे थे। उसके बाद वे ग्रीस के दौरे पर गए। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री ने एक और घोषणा की। उन्होंने कहा कि चांद के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपना पद चिन्ह छोड़ा है, उसे अब तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों से कहा, ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो सफलता मिलकर ही रहती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 23 अगस्त को जब भारत ने चांद पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। तो ये था इसरो के जन्म से लेकर आज तक की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार। पंडित नेहरू के पास विजन था, दूरदर्शिता थी। उन्होंने भविष्य में अंतरिक्ष की संभावनाओं को देखते हुए इनकोस्पार की स्थापना की और अंतरिक्ष में तिरंगा फहराने की जिम्मेदारी सौंपी गई विक्रम साराभाई को। इनकोस्पार की छत तले भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया। फिर 1969 में इंदिरा गांधी ने इसका नाम बदलकर इसरो कर दिया। अब भारत ने अंतरिक्ष में अपना परचम लहराना शुरू कर दिया था। 1975 में भारत ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च कर दी। 1980 में भारत ने स्वदेशी खुद की बनाई सैटेलाइट रोहिणी सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजी। दरअसल तब प्रधानमंत्रियों ने न जुमले फेंके न प्रोपेगेंडा किया, बल्कि देश की तरक्की की जरूरत को समझा और काबिल लोगों को उनका काम करने के पूरे अवसर दिए। एक तरफ भारत धरती का भूगोल बदल रहा था, जब किसी भारतीय के कदम अंतरिक्ष में पड़े और वहां से आवाज आई, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत लगातार इतिहास रच रहा था। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ, सारे जहां से अच्छा। जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। इंडिया इज ऑन द मून। आज एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूं। शायद ऐसी खुशी बहुत रेयर ओकेजन होते हैं जब तन मन खुशियों से भर गया हो। और व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो बेसब्री हावी हो जाती है। इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इतनी बेसब्री